हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो फाइनली आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर में आप बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे। एक तो आपका सेक्शन आएगा हेरिडिटी वाला और दूसरा सेक्शन आएगा इवोल्यूशन वाला। ठीक है, हम लोग सबसे पहले डिटेल में बात कर रहे होंगे यहाँ पे हेरिडिटी की। तो चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप देखोगे इसमें एक काफ़ी फेमस साइंटिस्ट का नाम आता है, जिसका नाम है मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल। मेंडल ने बहुत सारी डिस्कवरीज करी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करे उसने जो बहुत फेमस थे अपने आप में, है ना। उसका एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट होता है पी प्लांट के ऊपर, मटर के पौधे के ऊपर। उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे और उसके रिजल्ट अल्टीमेटली जेनेटिक्स का बेस बने। और जेनेटिक्स नाम की जो ब्रांच होती है बायोलॉजी में, इसलिए मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारी बातें आप देखोगे, एक थोड़ा सा मैथमेटिकल डेटा कुछ आप सॉल्व भी कर रहे होंगे बीच बीच में, किस तरह से दो प्लांट की क्रॉसिंग करा के पेरेंटल जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन बनाते हैं, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन होती है। तो सारी बातें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको एमसीक्यू टाइप के कराऊंगा लास्ट वाले लेक्चर्स में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जेनेटिक्स की। चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले कॉमन टर्म कौन सी आएगी? जेनेटिक्स। देखो भाई, जेनेटिक्स अपने आप में बात करें तो एमबीबीएस में ये पूरा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग बेसिकली दो चीज़ों से डील कर रहे होते हैं। एक चीज़ तो हमारी होती है हेरिडिटी और दूसरा होता है वेरिएशंस। यानी हेरिडिटी और वेरिएशंस की इन डेप्थ स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में टोटल दो ही पार्टीशन होते हैं, जहाँ पे एक सेक्शन होता है हेरिडिटी और एक होता है वेरिएशन। हेरिडिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे अलग से डिटेल में, और थोड़ा सा आइडिया हम लोग वेरिएशंस का ही देखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशंस ऑल्सो ऑलवेज लीड टू इवोल्यूशन। यानी अगर कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज में इवोल्यूशन आता है तो इवोल्यूशन वेरिएशंस आने की वजह से ही आता है। वेरिएशंस मतलब कुछ बदलाव। जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के ऑर्गेनिज्म बने तो उन ऑर्गेनिजम्स में फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। दोज चेंजेस आर कॉल्ड वेरिएशंस। और जब ये वेरिएशंस जनरेशन बाय जनरेशन एक्यूमुलेट होते जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ चेंजेस आए, सेकंड से थर्ड जनरेशन में थोड़े चेंजेस आए, तो आफ्टर सो मैनी जनरेशन इतने ज़्यादा चेंजेस बॉडी में दिखाई देते हैं कि हम बोलते हैं कि इवोल्यूशन हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले इंसान चारों पैरों पे चलता था, मतलब जब तक इवोल्यूशन बॉडी में ज़्यादा नहीं हुआ था तब तक शुरुआत में हम लोग चार पैरों पे चलते थे। धीरे धीरे चार पैरों से उसने कोशिश करी दो पैरों पे खड़े होने की, थोड़ा झुक के चलता था इंसान, फिर थोड़ा सीधे होके चलने लगा और फाइनली अल्टीमेटली करते करते हम लोग दो पैरों पे दौड़ने लगे। तो ये चीज़ क्या हुई है, धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन कुछ वेरिएशंस आते गए, कुछ बदलाव आते गए, और लगभग बहुत सारी जनरेशन के बाद 50-60 जनरेशन के बाद जो ऑर्गेनिज्म बने वो इतने ज़्यादा चेंज हो चुके थे कि उनको बहुत पुराने वालों से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, चीज़ें इवॉल्व हो गई हैं, चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। ठीक है, खैर थोड़ी सी जब बात आएगी तब करेंगे। नाउ फाइनली तो आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज जेनेटिक्स। इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट टू टर्मिनोलॉजीज, फर्स्ट वन हेरिडिटी एंड सेकेंड वन वेरिएशंस। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले हेरिडिटी से कि भाई हेरिडिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, आप ज़रा ध्यान से देखो इस डायग्राम को। यहाँ पे काफ़ी सारे एक पर्टिकुलर मतलब ऑर्गेनिज्म की अर्ली एज से लेके उसकी धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है उसकी आगे की स्टेजेस को दिखाया गया है। आप देख रहे हो बॉडी में आने वाले जो चेंजेस हैं, लुक एंड फील आपको बॉडी का, हेयर कलर का धीरे धीरे बदलता हुआ नज़र आ रहा है। एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी और पाँचवीं, टोटल 5 जनरेशन को मैंने साइड बाय साइड दिखाया है। 5 जनरेशन्स की बॉडी में जो स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो इस चीज़ को पर्टिकुलरली हम बोलेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंदर आप देखोगे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं, फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं। उन सारी चीज़ों की स्टडी कराई जाती है हेरिडिटी में। हेरिडिटी को जो ना हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता। जैसे सपोज करो कि आपके हेयर कलर है ना ब्लैक कलर के हैं, या किसी की हेयर कलर सपोज ब्राउनिश है। नेचुरल कह रहा हूँ, आपने डाई वगैरह लगा रखी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नेचुरली किसी की हेयर कलर ब्राउन है या किसी के गोल्डन हेयर हैं, तो वो जो फीचर है वो उसको उसके पेरेंट्स से मिला है। तो वो किस चीज़ के अंदर स्टडी किया जाएगा? हेरिडिटी के अंदर स्टडी किया जाएगा।
यानी वो सारे कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं। माइट बी पॉसिबल स्किन कलर, किसी का स्किन कलर ब्लैक है, किसी का स्किन कलर काफ़ी वाइट है, तो वो फीचर भी आपको आपके पेरेंट्स से मिला है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिला है। अब उस जनरेशन से आपसे वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा। तो इस तरह से हेरिडिटी के अंदर वो फीचर्स, वो कैरेक्टर्स स्टडी किए जाते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होने होते हैं, यानी जो डीएनए के अंदर चेंजेस परफॉर्म करते हैं बेसिकली। क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो डीएनए पास आउट होने वाला है, तो डीएनए के अंदर जो जो चेंजेस आएंगे वो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी कहानी हेरिडिटी के ऊपर पढ़ने से पहले देखो, ये इंपॉर्टेंट टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक नाम की जो ये टर्म थी, ये किसने कॉइन की थी? ये विलियम बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने कॉइन की थी। ये सारे जो भी स्लाइड्स में कंटेंट आपको नज़र आ रहा है ना, प्लीज़ मेक प्रॉपर नोट्स, बहुत सही से सब कुछ लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। विलियम बैटसन वॉज द पर्सन हु कॉइन द टर्म जेनेटिक्स इन 1906। इन्होंने डराइव करी थी जेनेटिक्स टर्म। काफ़ी बार बच्चों को इसमें डाउट किया होता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ग्रेगर जोहान मेंडल के होते हैं। तो जब भी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हु कॉइन द टर्म जेनेटिक्स, और उसमें ऑप्शन में आपको मेंडल का नाम भी मिलेगा, विलियम बैटसन का नाम भी मिलेगा, अदर साइंटिस्ट के नाम भी मिलेंगे, तो बच्चों को क्या लगता है कि भाई जेनेटिक्स के बारे में पूछ रहे हैं तो जेनेटिक्स वाला चैप्टर तो यही होता है, तो वहाँ पे तो मेंडल के बारे में पढ़ा था तो मेंडल होना चाहिए सही, जबकि गलत है। मेंडल ने जेनेटिक नाम की टर्म कॉइन नहीं करी। मेंडल ने जेनेटिक्स के अंदर बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जो काफ़ी सक्सेसफुल थे अपने आप में, बट ये नाम जेनेटिक्स विलियम बैटसन ने दिया। आप यहाँ पे उनकी पिक्चर भी देख सकते हो। कौन से वर्ड से? देयर वाज अ ग्रीक वर्ड जेनेसिस। जेनेसिस वर्ड का मतलब होता था टू ग्रो इनटू या टू बिकम, यानी किसी चीज़ में बदल जाना, किसी चीज़ में ग्रो हो जाना। कि अभी कोई ऑर्गेनिज्म कुछ और तरह का था, उसकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते जाएंगे, वो ग्रो होता जाएगा। तो जेनेसिस वर्ड को ग्रीक लैंग्वेज में इस नाम से बुलाते थे, यानी उसका ये मीनिंग था। इस जेनेसिस से ही उन्होंने क्या नाम दिया, क्या टर्म कॉइन की इंग्लिश के अंदर? जेनेटिक्स। तो बायोलॉजी में हम लोग जेनेटिक्स वर्ड बोलते हैं, जो विलियम बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी या उन्होंने बताई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना मेंडल नहीं आएगा अगर ये पूछा जाए कि किसने जेनेटिक्स नाम की टर्म कॉइन की थी। ठीक, चलिए फाइनली आ जाती है टर्म हमारी हेरिडिटी। हेरिडिटी का क्या मतलब होता है? अब ज़रा यहाँ पे फोटो देखो, यहाँ पे आपको दो गर्ल्स नज़र आ रही है, उनकी फेस काफ़ी हद तक मैच कर रहे हैं। इनके हेयर ब्लैकिश कलर के हैं, स्किन कलर आपको कुछ नज़र आ रहा है, आई बॉल कलर, बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिले हुए होते हैं। वो सारे फीचर्स की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। यानी जो भी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होके जाने हैं, द स्टडी ऑफ दोज ट्रांसमिशन इज़ नॉन एज हेरिडिटी। देखो किस तरह से समझाया हुआ है, बहुत ईजी वे में। देयर इज़ एन ओल्ड प्रोवर्ब, एक पुरानी कहावत है, लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेंड टू प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कैपेबिलिटी रखते हैं अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की। मतलब ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग का जो ऑफ स्प्रिंग होगा, ऑफ स्प्रिंग मतलब उसकी नेक्स्ट जनरेशन को बोलते हैं, तो ह्यूमन बीइंग का ऑफ स्प्रिंग ह्यूमन बीइंग ही तो होगा। अब ह्यूमन बीइंग से कोई मंकी तो बनेगा नहीं, है ना, और मंकी का कोई बच्चा है तो मंकी का बच्चा क्या होगा? वो मंकी ही होगा एक। इसी तरह से एलिफेंट है, एलिफेंट का जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या होगा? उसका बच्चा भी एलिफेंट ही होगा। समझ रहे हो? तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हेरिडिटी में हम लोग यही पढ़ रहे होते हैं। तो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब उनके चिल्ड्रंस, है ना। एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन तैयार होती है तो दूसरी जनरेशन के जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं बायोलॉजी में। तो हेरिडिटी समझ में आया, इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग या पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट होते हैं, उनकी स्टडी को ही हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल से और एलाबोरेट करते हैं इस बात को। देखो, अब एक एलिफेंट है, एलिफेंट हमेशा एक बेबी एलिफेंट को ही बर्थ देगा। भाई एलिफेंट के जो बच्चे होंगे वो एलिफेंट जैसे ही तो होंगे दिखने में, एलिफेंट की तरह उनकी एक ट्रंक होगी, आइज़, ईयर, दांत जैसे होते हैं एलिफेंट के उस तरह से होंगे, यानी बॉडी का कलर, है ना, बॉडी का लुक एंड फील सब कुछ एलिफेंट जैसा होगा। तो
एलिफेंट हमेशा एक बेबी एलिफेंट को ही जन्म दे सकता है, कोई दूसरे एनिमल को जन्म नहीं दे सकता। अब एक मैंगो का सीड तुमने बोया है ना, तुमने एक सीड को सॉ करा जो मैंगो ट्री का था, तो उससे मैंगो का ही तो प्लांट आएगा, उससे एप्पल थोड़ी ना बनेगा। ठीक है, थस वी कैन से दैट ऑफस्प्रिंग्स रिजेंबल दियर पेरेंट्स। ये ऑफस्प्रिंग्स जो हैं अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, काफ़ी सिमिलैरिटी होती है। क्यों? क्योंकि कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टर्स, आई कैन से दैट कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो पैरेंटल जनरेशन से, है ना, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, जो पैरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, चिल्ड्रंस में पास आउट हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप ऑफ स्प्रिंग बोलते हो। तो देर आर सम फीचर्स विच आर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। द स्टडी ऑफ दोज ट्रांसमिशन इज नॉन एज हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंदर उन सारे कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया जाता है जो एक जनरेशन से दूसरे को ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, क्योंकि चैप्टर को पढ़ने से पहले ये तो बहुत ज़रूरी है ना कि हेरिडिटी वर्ड का आपको मीनिंग समझ में आए। तो हेरिडिटी वर्ड को समझने के लिए हमने सबसे पहले तो ये देखा कि हेरिडिटी आता किस चीज़ के अंदर है बायोलॉजी में। तो आपने देखा जेनेटिक्स नाम की ब्रांच होती है बायो में, तो जेनेटिक्स के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, हेरिडिटी और वेरिएशंस। हेरिडिटी के बारे में हम लोग फिलहाल डील कर रहे हैं, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। अब एक वर्ड आएगा इसमें आगे, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? अब इनहेरिटेंस के अंदर ये समझाया जाता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जो फीचर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बॉडी कलर, हेयर कलर, आई बॉल कलर, है ना, बहुत सारे से फीचर हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, दैट मीन्स जब बात आती है उस एक्चुअल प्रोसेस की, हाउ दोज कैरेक्टर्स आर गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। हेरिडिटी का सिंपल सा मतलब कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट होते हैं, उन सब की स्टडी हेरिडिटी होती है। अब वो किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में देखो क्लियर लिखा हुआ है, इट इज़ एक्चुअली द प्रोसेस, ये एक्चुअली में एक प्रोसेस है बाय विच कैरेक्टर्स, जिसको हम ट्रेट्स भी बोल सकते हैं, पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को कैसे कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे सपोज एक पैरेंटल जनरेशन में बना देता हूँ, है ना, मैंने पैरेंटल जनरेशन यहाँ पे बनाई, ये पैरेंटल जनरेशन है, यहाँ से इनके सपोज कोई एक ऑफ स्प्रिंग मैंने बनाया, ये इनका ऑफ स्प्रिंग है। इनके सपोज हेयर कलर जो थे, है ना, इनके दोनों के मेल फीमेल पर्सन के ब्लैक थे, ब्लैक हेयर थे दोनों के। क्या, कौन से हेयर? ब्लैक हेयर। तो इनसे इनका जो बेबी हुआ, यहाँ से इसके भी हेयर कैसे हैं? ब्लैक। तो इनहेरिटेंस में इस बात की स्टडी की जाती है कि किस तरह से इनके बालों का ब्लैक कलर इनके बच्चे में ट्रांसफ़र हुआ, यानी किस तरह से ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं। दैट एक्चुअल प्रोसेस हैज़ बीन स्टडीड इन द फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस, उसको हम इनहेरिटेंस बोल रहे होते हैं। और ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं, इन सब की कंबाइंड स्टडी क्या कहलाती है? हेरिडिटी। और एक्चुअलिटी में वो काम हो कैसे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, एंड हेरिडिटी इज द स्टडी दो ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, चलो थोड़ी सी बात आगे करते हैं। हेरिडिटी हम लोगों ने पढ़ ली, भाई हम लोग जेनेटिक नाम की जो टर्म है उसी को तो प्रॉपर्ली ठीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जेनेटिक्स के अंदर दो ब्रांचेस हम लोगों ने देखी। एक को हम लोग बोल रहे हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी के अंदर आपको एक नया वर्ड भी मिला, इनहेरिटेंस। अब उसके बाद दूसरा सेक्शन इसका कौन सा था? वेरिएशंस। अब वेरिएशन देखने बड़े ज़रूरी हैं, वेरिएशन के बिना तो बात बनेगी ही नहीं, क्योंकि जेनेटिक्स का सेकंड सेक्शन वेरिएशन है। अगर आपको हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों समझ में आएंगे तब जाके जेनेटिक्स आपको क्लियर हो जाएगी टर्म। अब देखो एक कॉमन सा टर्म वेरिएशंस, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब बनती है तो कुछ चेंजेस होते हैं पेरेंटल और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, उन चेंजेस को ही हम लोग वेरिएशंस बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में कॉमन सा चेंज होता है फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब। जो ये ऊपर वाला आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, इसमें कान जो है थोड़ा सा सेक्शन फ्री है ना, फ्री ईयर लोब इसको बोलते हैं, फ्री ईयर लोब। तो कुछ इंसानों में तो ऐसे मिलेंगे, आपने चेक कर लेना, और कुछ में ईयर बिल्कुल अटैच मिलेंगे। आप ध्यान से देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ राउंड को, ये ईयर बिल्कुल अटैच है। और यहाँ पे इसको एक बार हटा देते हैं, एक बार फ्री ईयर लोब बाद में लिखना,
देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे ईयर का जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा अलग सा है और ये बिल्कुल ईयर का हिस्सा अटैच है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं फ्री ईयर लोब, नीचे वाले को बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब। ये इंसानों में पाए जाने वाले वेरिएशंस हैं। जो कुछ वेरिएशंस आए हैं कि कुछ इंसानों में इस तरह का कान होता है जिसमें ये फ्री ईयर लोब होता है, कुछ में अटैच ईयर लोब होता है। तो इसी चीज़ को हम वेरिएशन बोलते हैं। देखो प्रॉपर वे में मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स शॉन बाय द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। एक ही प्रजाति, सबसे पहले बात तो स्पीसीज जब भी चेक किए जाएंगे किसी एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में चेक किए जाएंगे। जब भी वेरिएशंस चेक करेंगे तो किसी भी एक स्पीसीज के 2 या 3 ऑर्गेनिज्म को लेके उनके बीच में चेक करेंगे क्या क्या फ़र्क है तीनों में। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने एक स्पीसीज मंकी की ले ली और एक आपने डॉग को ले लिया, तो आप मंकी को डॉग से कंपेयर कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मंकी की पूंछ इतनी बड़ी है, डॉग की इतनी है। इस तरह से वेरिएशन कंपेयर नहीं होते हैं। वेरिएशन का सबसे सिंपल मतलब क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के आप कुछ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को पिकअप कर रहे हो और उनके कैरेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस हैं, उनकी बॉडी में क्या क्या फ़र्क है, आप उसको देख रहे हो। वो जो डिफरेंसेस तुम्हें नज़र आएंगे, आपने 2 ह्यूमन बीइंग को आमने सामने खड़े करा तो उनकी बॉडी में जो तुम्हें डिफरेंसेस नज़र आएंगे, सपोज दोनों की एज सेम है, एक की हाइट कम है, एक की हाइट ज़्यादा है, एक का हेयर कलर ब्लैक है, एक का हेयर कलर ब्राउन है, एक का आईबॉल कलर ब्लू है, एक का आईबॉल कलर ब्लैक है, तो ये सारे के सारे जो डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएशंस। अब मैं ह्यूमन बीइंग को कंपेयर किसी मंकी से, डॉग से, उससे नहीं कर सकता। वहाँ पे आप कहोगे देखो कितने सारे वेरिएशन हैं एक ह्यूमन बीइंग के और एक डॉग के अंदर, ना, वो वेरिएशन नहीं कहलाएंगे। वेरिएशन आर ऑलवेज स्टडीड फॉर अ सिंगल स्पीसीज एट अ टाइम। तो जो भी आप ऑर्गेनिजम्स ले रहे हो 2, 3, 4, आप सारे एक ही स्पीसीज के लोगे और उनमें जो आपको डिफरेंस नज़र आएगा उसको आप वेरिएशन बोलोगे। जैसे मैंने ह्यूमन बीइंग में कॉमन सी चीज़ में फोटो के साथ दिखा दी कि कुछ ह्यूमन बीइंग्स में फ्री ईयर लोब होते हैं, कुछ में अटैच्ड ईयर लोब होता है। ठीक है, अब वेरिएशंस का आना बहुत ज़रूरी है। वेरिएशंस आर नेसेसरी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ए स्पीसीज। अगर एक प्रजाति में इवोल्यूशन आप चाहते हो कि उसमें कुछ ऐसे फीचर आएँ जिसकी वजह से वो नेचर में सर्वाइव कर सके, तो उसके लिए वो इवोल्यूशन कब आएंगे, जब धीरे धीरे वेरिएशंस होंगे, थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे समझो इस बात को, वेरिएशन और इवोल्यूशन वाली बात को, कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी नेक्स्ट जनरेशन मैंने यहाँ पे बनाई है ना, इसकी नेक्स्ट जनरेशन मैंने यहाँ पे बनाई, इस तरह से मैं अलग अलग जनरेशन्स बना रहा हूँ। आफ्टर सो मैनी जनरेशन, ऐसे क्रॉस होते होते 50, 60, 70 जनरेशन्स के आसपास हो गई। तो जो ये लास्ट में ऑर्गेनिज्म बनेगा यहाँ पे, ये पहले वाले से बहुत ज़्यादा अलग होगा, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ वेरिएशंस थे, कुछ बदलाव थे, इसमें और इसमें कुछ वेरिएशंस थे। तो जनरेशन बाय जनरेशन वो वेरिएशन इकट्ठा होते गए और लास्ट में जो ऑर्गेनिज्म बना वो ऑर्गेनिज्म इतना अलग था कि वो पहले वाले से पहचान में ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि वो इसी से बना था कभी ना कभी। भाई पूरी जनरेशन तो मतलब पूरी स्पीसीज तो वही है ना, तो अल्टीमेटली 50, 60, 70 जनरेशन के बाद जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसकी बॉडी में इतने सारे वेरिएशंस आ चुके होंगे कि हम बोलेंगे कि स्पीसीज में इवोल्यूशन हो चुका है। जैसे इंसानों का मैंने बताया ना, पहले इंसानों में पूंछ हुआ करती थी, धीरे धीरे उसका जब टास्क खत्म होते गया पूंछ का, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ जनरेशन्स के बाद वो पूंछ पूरी तरह से एलिमिनेट हो गई, यानी हमारी बॉडी में भी इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है ना, ऐसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इवोल्यूशन हुआ है और अभी भी कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, वो होता रहता है और बहुत सारी जनरेशन्स के बाद पता लगता है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया वेरिएशन के लिए, फ्री ईयर लोब और अटैच ईयर लोब, ये कॉमन से 2 वेरिएशंस हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में इतना इंट्रोडक्शन मोर देन सफिशिएंट है। तो फाइनली चलते हैं हम लोग, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं 2। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरिएशन के ऊपर क्वेश्चन है। देखो वो क्या बोल रहे हैं, इफ़ ए ट्रेट ए, अब ट्रेट ए मतलब ट्रेट मतलब कोई कैरेक्टर, कुछ भी मान लो आप एक ट्रेट उठा लो, लाइक टॉलनेस का। कौन सा ट्रेट, टॉलनेस, कि टॉल पीपल बहुत ज़्यादा हैं उस एरिया में, ये टॉल पीपल बहुत कम हैं। मान लो कि ये ट्रेट ए को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, टॉलनेस, है ना। तो इफ़ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ एन ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज, कोई स्पीसीज है जो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करती है, कोई प्लांट की स्पीसीज है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 10% जो प्लांट है कैसे हैं, टॉल प्लांट है। ट्रेट ए एग्जिस्ट कर रहा है 10% प्लांट में, यानी टॉलनेस की जो फीचर है वो 10% प्लांट में एग्जिस्ट करती है सपोज। ठीक है, एंड ट्रेट बी कोई दूसरा ट्रेट है,
दूसरे ट्रेट बी को हम लोग मान लेते हैं ड्वार्फनेस का, बोने प्लांट है, छोटे प्लांट है ना। ट्रेट बी को हम क्या मान लेते हैं समझने के लिए, ड्वार्फनेस। तो ट्रेट बी एग्जिस्ट कर रहा है 60% पॉपुलेशन में, यानी ज़्यादातर प्लांट कैसे हैं, ड्वार्फ हैं, और थोड़े से ही प्लांट कैसे हैं, टॉल हैं। ठीक है, उसी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं क्वेश्चन वाले कि एक ट्रेट मतलब कोई कैरेक्टर, कोई फीचर। मैंने कौन सा लिया, जैसे प्लांट के लिए टॉलनेस का ले लिया, तो 10% प्लांट टॉल है मेरे पास और 60% प्लांट मेरे पास शॉर्ट हैं या ड्वार्फ हैं, जिसमें ट्रेट बी एग्जिस्ट कर रहा है। विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, तो आने वाली जनरेशन में कौन सा ट्रेट आपको पहले नजर आएगा या ज़्यादा पौधों में नजर आएगा, कौन सा ट्रेट अराइजन अर्लियर, विच ट्रेट इज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये ट्रेट ज़्यादा प्लांट्स में और जल्दी देखने को मिलेगा। अब सोचो ज़रा, 10% पॉपुलेशन तो टॉल प्लांट वाली है, यानी ट्रेट ए वाली है, 60% पॉपुलेशन ट्रेट बी वाली है, बाकी 30% का उन्होंने कुछ बताया नहीं है, उसको स्किप करो। ठीक है, तो ज़्यादातर 60% पॉपुलेशन जो है उसमें कौन सा ट्रेट है, ट्रेट बी है। सपोज ये ड्वार्फ नेट का ट्रेट था, बोनापन है ना, छोटे प्लांट ज़्यादा थे, तो आने वाली जनरेशन में जो ज़्यादा प्लांट होंगे उनमें कौन सा ट्रेट देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ट्रेट बी मिलेगा ना। जो ज़्यादा पॉपुलेशन में आज एग्जिस्ट करता है, तो आने वाली जनरेशन में ये वाला ट्रेट डोमिनेंस में रहेगा। ज़्यादातर प्लांट कैसे बनेंगे, ट्रेट बी वाले बनेंगे। ट्रेट बी जो भी रहा हो, उसने नाम नहीं दिया, मैंने खुद से नाम दिया तुमको समझाने के लिए। तो आने वाली जनरेशन्स में जब इसकी प्लांट की और नेक्स्ट जनरेशन्स आएंगी, तो वहाँ से 60% पॉपुलेशन में ट्रेट बी एग्जिस्ट करता था, क्योंकि तो आने वाली जनरेशन में कौन सा ट्रेट दिखेगा, पहले ड्वार्फनेस ज़्यादा दिखेगी प्लांट्स में और टॉलनेस कम प्लांट में देखने को मिलेगी। ठीक है, बस यही इसका छोटा सा आंसर है। Since the variations accumulate in a species generation after generation, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरे से तीसरी जनरेशन, ऐसे करते करते वेरिएशंस इकट्ठा होते जाते हैं, है ना। हर जनरेशन में थोड़े थोड़े बदलाव आ रहे हैं, आफ्टर सो मैनी जनरेशन इतने सारे ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं कि बोलते हैं हम लोग कि इवोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, तो वेरिएशंस इकट्ठा होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो यहाँ पे कौन से ट्रेट सबसे ज़्यादा है, 60% है, तो इसका मतलब आने वाले जनरेशन में यही ट्रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। Therefore, the trait B must have arisen earlier as it is found in 60% of the population. ज़्यादातर जनता में ट्रेट बी है। ट्रेट बी मैंने एग्जाम्पल तुम्हें कौन सा दिया है, इसे ड्वार्फनेस का। तो अगर ज़्यादातर प्लांट बोने हैं, ड्वार्फ प्लांट हैं, तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन में आपको ड्वार्फ प्लांट्स की काउंटिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ट्रेट अभी ज़्यादा अमाउंट में है, अभी जैसे 60% पॉपुलेशन में है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है अगली जनरेशन में 65% पॉपुलेशन में मिले, नेक्स्ट में ये 80% पॉपुलेशन में मिले। समझ रहे हो ना, क्योंकि वेरिएशंस जो आ रहे हैं लगातार एक्यूमुलेट होते जाते हैं, चीज़ें बढ़ती जाती हैं। ठीक, चलिए एनसीईआरटी का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल, यानी किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में जो वेरिएशंस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, वो उस स्पीसीज के सर्वाइवल में उसको कैसे हेल्प करते हैं। जैसे इंसानों की स्पीसीज में लगातार बदलाव आ रहे हैं, पहले हमारे अंदर पूंछ थी, बाद में पूंछ होना बंद हो गई, ख़त्म हो गई धीरे धीरे। पहले हम 4 पैरों पे चला करते थे, 4 से हमने कोशिश करी 2 पैरों पे चलने की, थोड़ा झुक के चलते थे, फिर थोड़ा सीधे हुए, फिर प्रॉपरली बैकबोन हमारी डेवलप हो गई, हम पूरी तरह सीधे चलने लगे, इनफैक्ट भागने और दौड़ने लगे। तो इसी तरह से पूछ रहे हैं कि जो वेरिएशंस आते हैं बॉडी के अंदर, किस तरह से किसी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं उसके ज़िंदा रहने में, सो दैट ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव प्रॉपरली। तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखो। एक कॉमन सा एग्जांपल दूंगा, बैक्टीरिया वाला, एनसीईआरटी वालों ने ही दिया रखा है, तो सुन लो पहले उस एग्जांपल को। क्या एग्जांपल है, देखो बैक्टीरिया की एक स्पीसीज है, हमने कौन सी स्पीसीज पकड़ी, बैक्टीरिया की। अब बैक्टीरिया की आगे पॉपुलेशन बढ़ती गई, इनमें से कुछ ऐसे स्पेसिफिक बैक्टीरिया भी बने, तो इनकी बॉडी में कुछ बदलाव आए, कुछ स्पेसिफिक टाइप के। कैसे चेंजेस आए कि ये हाई टेम्परेचर पर भी जिंदा रहते थे, हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकते थे ये बैक्टीरिया। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तब भी ये बैक्टीरिया नहीं मर रहे हैं, यानी इनकी बॉडी में देयर आर सर्टेन वेरिएशंस सो दैट दे आर एबल टू बियर द हाई टेम्परेचर कंडीशंस एज वेल। तो
फ़ायदा हुआ ना इनको, इन बैक्टीरिया को किस तरह का, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी इन बैक्टीरिया को रखा जाएगा तब भी ये नहीं मरेंगे, यानी इनकी स्पीसीज ज़िंदा रहेगी हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी। तो हाई टेम्परेचर इनके लिए एक वेरिएशन हो गया इनकी बॉडी में आने वाला, उसके हिसाब से इनकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर कंडीशन को भी बियर कर पाए एंड दे वर एबल टू सर्वाइव। तो ऐसे बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से नहीं मरते हैं। तो वो हाई टेम्परेचर का जो उनकी बॉडी में बदलाव आया, अब वो चेंजेस समटाइम्स नेचुरल होते हैं, नेचर चाहती है ऐसा, इस तरह से बॉडी में चेंजेस आते हैं कि नेचर चाहेगी कि पुरानी चीज़ों को हटाएं और उनको नई चीज़ों से रिप्लेस करें। तो अगर रिक्वायरमेंट है, नेचर को लगेगा कि चीज़ें बदलनी चाहिए, तो ऐसे बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होंगे नेचर में जो बहुत हाई टेम्परेचर को भी सहन कर पाएंगे, और वो हाई टेम्परेचर का सहन करने की एबिलिटी उनको ज़िंदा रखने में हेल्प कर रही है ना। अगर वो हाई टेम्परेचर बियर ना कर पाते और धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है एनवायरनमेंट में, तो सारे बैक्टीरिया मर जाते। बट जैसे जैसे धीरे धीरे एनवायरनमेंट में गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि इनकी बॉडी में भी बदलाव आ रहे हैं, तो ये उस एनवायरनमेंट को बियर कर पाएंगे, सहन कर पाएंगे। जैसे डायनासोर नहीं कर पाए, सराउंडिंग एनवायरनमेंट इतनी तेज़ी से बदला कि डायनासोर उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी खुद को चेंज नहीं कर पाई, और धीरे धीरे पूरी ही स्पीसीज डायनासोर की एक्सटिंक्ट हो गई, अर्थ पे से ख़त्म हो गई पूरी तरह से। तो शायद नेचर का यही था, नेचर चाहती थी कि भाई डायनासोर्स ने बहुत टाइम अर्थ पे बिता लिए, अब उनका कोई सर्वाइवल नहीं होना चाहिए अर्थ पे, अदरवाइज बाकी स्पीसीज खतरे में पड़ जाएंगी। नहीं तो आप और हम लोग ज़िंदा नहीं बचे होते ना अगर डायनासोर्स होते तो इसलिए नेचर ने डायनासोर्स को एलिमिनेट कर दिया। डायनासोर ने इस तरह के एनवायरनमेंट में चेंजेस नेचर ने इस तरह के एनवायरनमेंट में चेंजेस करे कि डायनासोर की बॉडी उसके अकॉर्डिंग खुद को नहीं कन्वर्ट कर पाई, उसकी बॉडी में इतने वेरिएशंस नहीं आए, और वो सब डायनासोर्स पूरी तरह से मर गए और पूरी स्पीसीज अर्थ पे से हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये सब बात होती है नेचुरल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं। तो इसका आंसर देखिए, बिल्कुल इसी टर्म्स मैंने लिखा हुआ है। क्या मतलब है वेरिएशंस कैसे सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं? देखो, इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इट किसके लिए यूज़ हुआ है? इट यहाँ पे वेरिएशन वर्ड के लिए यूज़ हुआ है, यानी किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में जब वेरिएशन आ जाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर स्पीसीज के सर्वाइवल में, उसको ज़िंदा रखने में हेल्प करते हैं बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ। जैसे एग्जाम्पल, एक्यूमुलेशन ऑफ हीट रेजिस्टेंट वेरिएशन इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में हीट को सहन करने की ताकत आ गई है ना, उनकी बॉडी में उनके सेल्स इस तरह से चेंज हुए कि हाई टेम्परेचर को भी वो बियर कर पा रहे हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर जो ये हाई रेजिस्टेंट टेम्परेचर को बियर करने की कैपेबिलिटी आई है, ये इंश्योर करती है इनका सर्वाइवल। जब सराउंडिंग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो सब स्पीसीज, बाकी सब चीज़ें मर जाएंगी, बट ये ज़िंदा रहेंगे बिकॉज इनकी बॉडी में वो कैपेबिलिटी आई है, इनकी बॉडी में वेरिएशन आए हैं जो हाई टेम्परेचर पे इनको ज़िंदा रख सकें। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनके लिए हाई टेम्परेचर इनको लाइफ को सर्वाइव करने का एक कारण बन गया है ना। तो हेंस दिस वेरिएशन हेल्प्स द बैक्टीरिया फॉर इट्स सर्वाइवल। तो इस वेरिएशन ने, हाई टेम्परेचर को बियर करने की एबिलिटी ने उनको नेचर में ज़िंदा रखा। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएशंस किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के सर्वाइवल में उसको प्रमोट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। अगर वो वेरिएशंस नहीं आएंगे, एनवायरनमेंट तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ उससे पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगी। अपन देखा है ना, काफ़ी सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो आज भी एक्सटिंक्शन पॉइंट पे रखी हुई हैं, बिल्कुल वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं ऑलमोस्ट, बहुत कम उनकी काउंटिंग है। जैसे बहुत सारे एरिया में तुमने देखा होगा लॉयंस हैं, है ना, टाइगर्स हैं, इनके लिए हम लोगों ने नेशनल पार्क और रिजर्व्स बना के रखे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है। इसके अलावा आपने सुना होगा इसका एक सींग होता है, एक सींग वाला राइनोसॉर है ना, तो राइनोसॉर्स जो है एक सींग वाला, उसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। तो ये सब ऐसे पर्टिकुलर एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को नहीं ढाल पा रही है और धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होती गई। फिर भी हम लोगों ने कोशिश करी है नेचर को बचाने की, तो हमने बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स वगैरह बना के इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। क्योंकि नेचर से अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होता है अब नॉर्मली, भाई नेचर चाहती है जैसे डायनासोर को ख़त्म करना, तो उसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा नेचर के ऊपर, बट ये चीज़ें
ह्यूमन बींग्स के बैड इफ़ेक्ट्स की वजह से जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, फॉरेस्ट फायर होती है, उसकी वजह से इनकी डेथ हो रही है। तो उसकी वजह से पूरे इकोसिस्टम पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ह्यूमन बींग का ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनकी पॉपुलेशन को बचाएं। और जो भी स्पेसिस, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के पॉइंट पे आने वाली होती है या एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उसका डेटा मेंटेन किया जाता है एक बुक में, जिसको बोलते हैं रेड डेटा बुक। ठीक है, दैट बुक इज़ नॉन एज रेड डेटा बुक। आप मुझे खुद से ज़रा बताइएगा, जो बच्चे लेक्चर पूरा देख लें, कि रेड डेटा बुक को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है। रेड डेटा बुक इज़ मेंटेन्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन को, कोई कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है पूरी दुनिया में जो रेड डेटा बुक को मेंटेन करता है, यानी सारी लिस्टिंग करता है कि कौन कौन सी स्पीसीज सर्वाइवल से हट चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और कौन कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, और उनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारी चीज़ें देखता है। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, WHO हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें देखता है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऐसी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग टास्क को पूरी दुनिया में देखते हैं। तो इसी तरह से रेड डेटा बुक को मेंटेन एक ऑर्गेनाइजेशन करता है। आप मुझे इसका आंसर व्हाट्सएप करके बता देना कि किसने, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर करेक्ट दे पाते हैं। जो भी इस लेक्चर को पूरा देख लें तो मेरे को रिप्लाई करना, ठीक है। चलिए, तो फाइनली हमारे पास ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट में इसके बाद हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे होंगे। तो फिलहाल अभी